अब रुक करते हैं आगे खबरों में। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए मोदी सरकार पूरी प्लानिंग के साथ आगे भी बढ़ रही है। अब पिछले साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने की बात कही, तो उधर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भारत के विश्व गुरु बनने की बात कही। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में धर्म संस्कृति सभा में उन्होंने कहा कि अगले 2 से 3 दशक में भारत विश्व गुरु बनेगा। देखिए, दुनिया में भारत का बज रहा डंका, मदद के लिए भारत की तरफ देख रही दुनिया, विश्व गुरु की राह पर चल पड़ा भारत। एक बहुत ही पुरानी और मशहूर पंक्ति है, भारत भाग्य विधाता। इस लाइन को रविंद्रनाथ टैगोर ने ऐसे ही नहीं लिखा था। तब के समय में भी भारत दुनिया के देशों के लिए भाग्य विधाता था और आज भी। और जब देश की बागडोर प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में हो तो भला देश को विश्व गुरु बनाने में कौन रोक सकता है। मोदी की छवि आज ग्लोबल नेता के रूप में बन चुकी है। दुनिया के कई देश भारत से मदद की आस लगाए हुए हैं। यानी आज भारत दुनिया को लीड करने के तौर पर उभर रहा है। और यही वजह है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कह रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बनने की राह पर है। मोहन भागवत ने एक बार फिर कहा कि भारत ने तकनीकी विकास और कौशल में काफी कुछ हासिल किया है। कई देश अब मदद के लिए भारत की ओर देखते हैं। इससे साफ है कि भारत विश्व गुरु बनने की राह पर है। आरएसएस प्रमुख ने मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में धर्म संस्कृति सभा में शिरकत की और इसी दौरान उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि दुनिया की महाशक्ति बनने और विश्व गुरु बनने में अंतर है। भारत को एक ऐसा देश बनाना है जिसके पास तमाम समस्याओं के समाधान हो। भारत धर्म के रास्ते पर चलकर विश्व गुरु बनेगा। अगर हम सब धर्म का पालन करते रहे तो आने वाले 20 से 30 साल में भारत दुनिया को नया रास्ता दिखाने वाला विश्व गुरु बन जाएगा। ये पहली बार नहीं है, बल्कि इससे पहले कई बार मोहन भागवत इस तरह की बातें कह चुके हैं। न केवल मोहन भागवत बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। आजादी के 75 साल पूरा होने के मौके पर 15 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से इस बात की घोषणा की थी कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बना देना है। अनुभव कहता है कि एक बार हम सब संकल्प लेकर के चल पड़े तो हम निर्धारित लक्ष्यों को पार कर सकते हैं। आने वाले 25 साल बड़े संकल्प के हो। यही हमारा प्राण, वही हमारा प्रण भी होना चाहिए। इस ऐलान के बाद चाहे बीजेपी के नेता हो या फिर आरएसएस के लोग, सभी बड़े ही जोर शोर से भारत के विश्व गुरु बनने की बात को जनता के बीच रखते हैं। हाल ही में यूक्रेन के डिप्टी विदेश मंत्री एमिन छाप्रोवा भारत के दौरे पर आई थी। तब उन्होंने भारत को विश्व गुरु बताया था, क्योंकि यूक्रेन को लगता है कि भारत ही रूस यूक्रेन जंग पर ब्रेक लगवा सकता है। यानी दुनिया के कई देश मान रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बनने की राह पर है। तो आरएसएस प्रमुख का मानना है कि भारत में वो क्षमता है जो दुनिया को राह दिखा सके। प्रधानमंत्री मोदी भारत को विकसित देश बनाने के लिए पूरी क्षमता के साथ जुटे हुए हैं। बिना रुके बिना थके लगातार देश को आगे बढ़ाने में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। वहीं केरल के कोझिकोड में 2 अप्रैल की देर रात पटरियों पर दौड़ रही ट्रेन अचानक से आग की लपटों से घिर गई। अब ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत इसे किया गया आतंकी हमला था। जी हां, दिल्ली के शाहीन बाग के रहने वाले आरोपी शाहरुख सैफी को पुलिस ने हमले के बाद 2 दिन के बाद गिरफ्तार कर लिया। लेकिन केरल एसआईटी अभी तक हमले के मास्टरमाइंड तक नहीं पहुंच पाई। एक बहुत बड़ा लूप होल। अब ये केस एनआईए के हवाले किया गया। उम्मीद है कि अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी पर्दे के पीछे छिपे असली गुनहगारों को सलाखों के पीछे पहुंचा पाएगी। कोझिकोड ट्रेन अग्निकांड आतंकवादी हमला करार।
पेट्रोल छिड़क चलती ट्रेन में लगाई थी आग। मासूम बच्चे मां समेत 3 की गई थी जान। शाहरुख सैफी के खिलाफ लगाया गया यूएपीए। एसआईटी से एनआईए को हैंडओवर हुआ केस। केरल के कोझिकोड में चलती ट्रेन को आग के हवाले करने वाले शाहरुख सैफी को जांच दल ने आतंकवादी करार दिया है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने जांच के दौरान पाया कि ये वारदात दहशत फैलाने के लिए रची गई आतंकवादी घटना थी। लिहाजा केरल पुलिस की एसआईटी ने दिल्ली के शाहीन बाग के रहने वाले शाहरुख सैफी के खिलाफ यूएपीए की धारा 16 के तहत नया केस दर्ज कर लिया है। अब यह जांच एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हवाले की जाएगी। शाहरुख की पुलिस कस्टडी 2 दिन में खत्म होने वाली थी और अभी तक सैफी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के साथ रेलवे एक्ट के तहत कार्रवाई चल रही थी। लेकिन जांच के दौरान जो हकीकत एसआईटी के सामने आई है वो वारदात के तार आतंकवाद से जोड़ रही है। बता दें कि चलती ट्रेन में आग लगाकर फरार हो गए थे। शाहरुख सैफी को महाराष्ट्र एटीएस ने रत्नागिरी से अरेस्ट किया था। आतंकी वारदात को अंजाम देते वक्त सैफी जख्मी हो गया था। इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे सैफी को कुछ देर बाद एटीएस ने दबोच लिया। बता दें कि केरल के एलाथुर में 2 अप्रैल की रात को शाहरुख सैफी ने अलप्पुझा कन्नूर एग्जीक्यूटिव एक्सप्रेस के D1 कोच में यात्रियों पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। आग फैल जाने से दहशत में आए यात्री ट्रेन से कूद गए। पुलिस को 1 साल के बच्चे के साथ सफर कर रही महिला का शव पटरियों पर मिला। एक और शख्स की डेड बॉडी पटरियों के बीच पाई गई। बोगी के अंदर मौजूद 9 यात्री बुरी तरह झुलस गए थे। पूछताछ में शाहरुख सैफी ने बताया कि उसने इस हमले को अकेले अंजाम दिया है, लेकिन जांच एजेंसियों को सैफी के इस दावे पर भरोसा नहीं है। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड सैफी से जुड़े कुछ करीबी लोगों की तलाश कर रही है। मसले की गंभीरता को देखते हुए जांच में साइबर फॉरेंसिक डेटा का इस्तेमाल किया गया है। पुलिस ने सैफी के कॉल डिटेल्स और सोशल मीडिया की बारीकी से जांच की है। जांच कर रही टीम ने 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। पुलिस के मुताबिक सैफी 31 मार्च को संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से केरल पहुंचा था, लेकिन उसकी केरल यात्रा का पूरा मकसद अभी तक जांच दल के लिए पहेली बना हुआ है। बता दें कि सैफी उत्तर प्रदेश के नोएडा में कारपेंटर का काम करता था और घर वालों को कुछ भी जानकारी दिए बगैर अचानक गायब हो गया। 31 मार्च को शाहरुख के पिता ने शाहीन बाग पुलिस स्टेशन में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। हालांकि शाहरुख सैफी के हाथों ट्रेन में किया गया अग्निकांड अब आतंकी हमले के तौर पर सामने आ चुका है, इसलिए अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आगे की जांच संभालेगी। बता दें कि सैफी को पिछले हफ्ते पुलिस केरल में ट्रेन के उस कोच के पास ले गई जिसमें आग लगाई गई थी। जांच करते हुए पुलिस उस ठिकाने तक पहुंची जहां सैफी ने पेट्रोल रखा था। अब एक बार फिर एनआईए शाहरुख को वापस केरल में वारदात वाली जगह ले जाएगी। मजिस्ट्रेट के सामने पेशी के बाद नए सिरे से आतंकी हमले के तार जोड़े जाएंगे। आगे की जांच में सबसे अहम पहलू उन लोगों तक पहुंचना है जो अब तक शाहरुख सैफी की आड़ में छिपे हुए हैं, जो आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अब खबरों पर विस्तार से नजर डालने की जरूरत। आपको बता दें, पीएम मोदी को लेकर सारी दुनिया का नजरिया इतना पॉजिटिव है, जो एक बार उनसे मिल लेता है तो हमेशा के लिए मुरीद हो जाता है। जी हां, अमेरिका से अफ्रीका तक प्रधानमंत्री के चाहने वाले हर दिन बढ़ते जा रहे हैं और जो उत्साह साफ तौर से देखने को मिल रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। भारत का बढ़ रहा मान, पीएम मोदी को मिल रहा सम्मान। पीएम मोदी का जादू अमेरिका से अफ्रीका तक सर चढ़कर बोल रहा। 2014 से जब से प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता संभाली है,
तब से विदेश नीति में भारत का कोई सानी नहीं है। सारी दुनिया भारत को सम्मान की नजर से देखने लगी है। जो देश पहले भारत को आंख दिखाते थे, वो अब भारत से मधुर संबंध बनाना चाहते हैं। रूस, अमेरिका, ब्रिटेन सब भारत के साथ मिलकर चलना चाहते हैं। पीएम मोदी की विदेश नीति का दुनिया में जलवा है। अमेरिकी वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो ने तो पीएम मोदी को दुनिया का सबसे मशहूर नेता करार दिया है। वो यहीं नहीं रुकी, उन्होंने पीएम मोदी की तारीफों के जमकर कसीदे पढ़े। I had an incredible opportunity to spend more than an hour and a half with Prime Minister Modi, who is, I don't need to tell anyone here, he is the most popular world leader for a reason. He is unbelievable, visionary, and his level of commitment to the people of India is just indescribable and deep and passionate and real and authentic. And his desire to lift people out of poverty and move India forward as a global power is real, and it is happening. वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो ने पिछले महीने 7 मार्च से लेकर 10 मार्च के बीच में भारत का दौरा किया था। उस दौरान उनकी मुलाकात पीएम मोदी के साथ हुई थी। अमेरिका के इंडिया हाउस में स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए जीना रायमोंडो ने कहा कि उनकी पीएम मोदी के साथ बिताया गया 1 घंटे से अधिक समय अविश्वसनीय था। जीना रायमोंडो ने पीएम मोदी को लेकर कहा कि उनमें एक अलग तरह की विशेषता है जो उन्हें दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बनाता है। यह दुनिया की एक हकीकत है कि पीएम मोदी ने भारत की छवि गरीब देश से बदलकर दुनिया के सबसे बड़े मार्केट वाले देश की बनाई है। इसलिए तो दुनिया का हर देश भारत का मार्केट तलाशता है। जिससे भी पीएम मोदी मिलते हैं वो पीएम का दीवाना हो जाता है। Anyone who knows Prime Minister Modi, all of you knows, he is a tech guy and he is deep into the details. So विदेशियों से कैसे रिश्तों को मजबूत करना है, शायद जवाहरलाल नेहरू के बाद पीएम मोदी ही हैं जो बखूबी जानते हैं। इसलिए तो यूएस सेक्रेटरी जीना रायमोंडो को पीएम ने एआई का मतलब अमेरिका इंडिया समझा दिया। in the years to come, there will be 2 ecosystems of technology. One consistent with our democratic values and another not. And I said to him, the United States and India need to lead the world together in this technology ecosystem. And without missing a beat, after he had traveled all week, he said to me, well, Secretary, AI doesn't stand for artificial intelligence. I said, really? He said, AI is America-India technology ecosystem. सिर्फ अमेरिका ही नहीं, अफ्रीका भी पीएम मोदी का मुरीद है। युगांडा की हाई कमिश्नर जोयसी ने पीएम मोदी की दिल खोलकर तारीफ की और बोली कि पीएम मोदी द्वारा कोविड के समय हमारी की गई मदद हम जीवन में भूल नहीं सकते। भारत का हम पर बहुत बड़ा एहसान है। हम हमेशा भारत के हित के लिए मजबूती से खड़े होंगे। Prime Minister Modi, we look at him as a friend. He visited Uganda in 2018, and after his visit, things have never been the same. They became at a very, the level of friendship increased. And as he always says, his friendship with Africa in general and in Uganda in particular, it has no strings attached. He looks at the problems you have and then helps. Unlike some other countries where they are, give me this, I give you this. He says his friendship, his relationship, what he gives you has no strings attached. Like when they helped us during COVID, we'll never forget that. अमेरिका अफ्रीका ही नहीं, ब्रिटेन के सांसद निकोलस स्टर्न ने भी पीएम मोदी की खुलकर तारीफ की है। Prime Minister Modi did very clearly to a whole new story of growth and development. If we see a new path full of opportunity,
then we are much more likely to work together to make it happen. But we've got to have a picture of what that looks like. देश में चल रहे G20 के आयोजन से दुनिया की नजर भारत पर टिकी हुई है। किस तरह भारत सारी दुनिया को एक साथ लाकर दुनिया की अहम समस्याओं पर बात कर रहा है। क्लाइमेट, आतंकवाद के विषय पर भारत दुनिया को सही राह दिखाने का काम कर रहा है। विज्ञान के लिए भारत दुनिया के साथ मिलकर काम कर रहा है, क्योंकि अब भारत बदल चुका है। तो देखिए, आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि चीन के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार का रिश्ता अब बीते वक्त की बात हो गया है। आयात निर्यात तो होगा ही, पर भारत अपनी शर्तें और जरूरतों के आधार पर भी अब ये तय करेगा कि इसका पैमाना आखिर क्या रहेगा। अब नई खबर ये है कि अब अमेरिका भारत का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है। जी हाँ, दोनों देश इस रिश्ते को एक और ऊंचे शिखर पर ले जाना चाहते हैं, लेकिन आखिर कैसे, किस तरीके की यहाँ पे समझौते होंगे, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सरहद पर ड्रैगन की चालाकी भरा दुस्साहस, तनाव के बावजूद भारत ने दिखाया संयम। सेना हुई मजबूत तो देश में तरक्की की बहार। चीन छूटा पीछे, भारत अमेरिका बने सबसे बड़े साझेदार। मित्र देशों में जमकर हुआ कारोबार। चालाकी और दुस्साहस को एक दिन मुंह की खानी पड़ती है। चीन दबंग होकर पड़ोसी मुल्कों की सरहद में अवैध घुसपैठ को बड़प्पन समझता रहा। इसके पीछे चीन के बड़े बड़े उद्योगों से निकले उत्पादों पर पड़ोसी देशों की निर्भरता रही। ड्रैगन ने अर्थव्यवस्था के जाल में फंसाकर कई देशों को गुलाम जैसी हालत में पहुंचा दिया। भारत भी कई मसलों में चीन के साथ कारोबारी रिश्तों में बंधा हुआ था, लेकिन हिंद ने अपने सम्मान में कभी समझौता नहीं किया। चीन ने अगर सीमा पर आंख दिखाई तो फौरन मुंहतोड़ जवाब देकर अपने इरादे साफ कर दिए। वहीं जब ड्रैगन ने तकनीक के जरिए नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो डिजिटल स्ट्राइक से उसकी दर्जनों एप्लीकेशन पर ताला जड़ दिया। लेकिन वहीं बड़ी आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यापार के रास्ते भी खुले रखे। यहाँ भी भारत ने अपनी शर्तों पर पड़ोसी देश से लेन देन किया, लेकिन इस दौरान भारत हर लिहाज से आगे बढ़ने की भी तैयारी साथ साथ करता रहा और आज उसी लंबी तैयारी का नतीजा सामने है। भारत अमेरिका सबसे बड़े साझेदार। चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत और अमेरिका वित्त वर्ष 2022-23 में सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार के तौर पर उभरे हैं। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2022-23 में 7.65% बढ़कर 128.55 बिलियन डॉलर हो गया। वित्त वर्ष 2021-22 में द्विपक्षीय व्यापार 119.5 बिलियन डॉलर था, जबकि 2020-21 में द्विपक्षीय व्यापार 80.51 अरब डॉलर पर था। 2022-23 में भारत से अमेरिका में निर्यात 2.81% से बढ़कर 78.31 बिलियन डॉलर हो गया, जबकि 2021-22 में निर्यात 76.18 बिलियन डॉलर था। वहीं आयात लगभग 16% बढ़कर 50.24 बिलियन डॉलर हो गया। भारत अमेरिका के रिश्ते आज के दौर में एक नए शिखर को छू रहे हैं। हालिया व्यापारिक साझेदारी मजबूत होते इस रिश्ते पर एक और मोहर है। वहीं दूसरी तरफ आंकड़े तस्दीक कर रहे हैं कि भारत उन देशों की कतार में नहीं है जिन्हें चीन अपने उत्पादों पर निर्भर बनाकर इस्तेमाल करने की चाल चल सके। भारत चीन के बीच घटा व्यापार। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत चीन व्यापार में 1.5% की गिरावट, 113.83 बिलियन डॉलर रह गया द्विपक्षीय व्यापार। 2021-22 के दौरान भारत चीन में हुआ 115.42 बिलियन डॉलर का लेन देन। 2022-23 में भारत से चीन को निर्यात 28% घटकर 15.32 अरब डॉलर रह गया,
जबकि पिछले वित्त वर्ष में आयात 4.16% बढ़कर 98.51 अरब डॉलर हो गया। 2021-22 में 72.91 बिलियन डॉलर के मुकाबले पिछले वित्त वर्ष में ट्रेड घटाकर 83.2 बिलियन डॉलर हो गया। चीन को पछाड़ते हुए भारत और अमेरिका के बीच व्यापार का जो रिश्ता गहराया है, आगे उसमें और ज्यादा बढ़ोतरी होगी। ये अच्छी खबर है कि भारत का ट्रेड पार्टनर अब अमेरिका चीन की तुलना में बड़ी पोजीशन पे आ गया है। इसका माने हमारा जो ट्रेड है अमेरिका से वो चीन से ज़्यादा हो गया है। भारत और अमेरिका के ट्रेड की 128 बिलियन डॉलर करीब जो पहुंच गया है, ये बहुत इनकरेजिंग है। देखिए, मात्र कुछ साल पहले, 3-1 साल पहले ये 80 बिलियन डॉलर के आसपास होता था शायद। तो भारत का अमेरिका से ट्रेड बढ़ना भारत के लिए बहुत फायदेमंद है। जितने ज्यादा डीप लिंकेजेस भारत के अमेरिका के साथ होंगे, उतना निवेश भी हो रहेगा। देखिए, ये तो केवल ट्रेड के आंकड़े हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के दोनों देशों के।